हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का हमारा जो वीडियो है ये एसएससी जीडी हिंदी का सेट 4 है। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत अच्छे से मैंने ये पीडीएफ बनाया है, तो आप इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें। और बहुत सारी हर क्वेश्चन को इतने बड़े एक्सप्लोर किया है मैंने कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब से हम क्या है हर हिंदी के सेट में एक ऐसा काम करने वाले हैं कि ऐसे कोई भी वर्ड जो मिलते जुलते शब्द होते हैं जिसका अर्थ हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं, जैसे आदि और इत्यादि, ठीक है, नमस्ते और नमस्कार, ऐसे करके बहुत सारे शब्द हर वीडियो में एक ऐसे शब्दों के जोड़े को हम क्या है समझाएंगे आपको कि अंतर क्या है इनमें, कहाँ किसका उचित प्रयोग करना चाहिए हमें। ओके, चलिए ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्न, अब देखिए प्रसन्न का दो यहाँ पे विलोम शब्द ऑप्शन में जो मैंने लिया है वो एक खिन्न और एक निराश, एक दुखी भी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो दुखी तो सीधा सीधा सुखी और दुखी से लेके ये हट सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन निराश और खिन्न में जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लोज है तो वो यहाँ पे सही आंसर हमारा खिन्न हो जाएगा, खिन्न। अब क्यों होगा, क्यों होगा इस चीज़ को मैंने यहाँ पे देखिए नीचे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि प्रसन्न का जो है ये एक सकारात्मक भाव देता है, निराश मतलब क्या है कि अपेक्षा टूट जाना। ठीक है, वहीं खिन्न जो है ये सीधा अवसाद को दर्शाता है, दुख को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रसन्न क्या है, एक भावना है, उसका विलोम भी भावनात्मक ही होगा, यानी दुखी उदास मन से करने वाला शब्द। तो यहां पे खिन्न जो है इसका एक सीधा विपरीत भाव है। ठीक है, इसीलिए खिन्न इसका उचित विलोम होगा। यहां पे आप आंसर एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी सेंस में दुखी होना भी इसका उचित विलोम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम दुखी को दुख और दुखी से अगर हम सुखी होता तो इसका परफेक्ट पेयर दुखी होना उचित रहता, लेकिन प्रसन्न है इसीलिए यहाँ पे खिन्न इसका उचित विलोम होगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके इसे आप जरूर पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आगे है अति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अति उपसर्ग का प्रयोग, तो यहाँ पे अत्याचार है, इसमें इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि अति जोर आचार, अति जोर आचार यानी कि अत्याचार। ठीक है, अति का अर्थ होता है बहुत, आचार का अर्थ होता है व्यवहार या आचरण। ठीक है, तो यानी क्या हो गया यहाँ पे अर्थ कि बहुत ज़्यादा व्यवहार। अब यहाँ पे देखिए अति का अर्थ जो है ये दो सेंस में, नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है और पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है। ठीक है, जब गुण की बात होगी जैसे, ठीक है, तो उसमें अति पॉजिटिव में लिया जाता है, लेकिन जब व्यवहार आचरण के सेंस में लिया जाता है, काम के सेंस में लिया जाता है, तो क्या होता है वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है। साथ ही साथ अगर हम संधि की बात करें तो ये एक वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, दिनकर, राकेश, रवि, प्रभाकर, इन सब में क्या होगा? तो दिनकर, रवि और प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। और राकेश एक है जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राकेश। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से हम और पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं चंद्रमा के। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंद्र, सोम, शशि, इंदु, राकेश, निशाकर, हिमकर, कलानिधि, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा एक है यहाँ पे शशि, शशंक या शशधर, इसका मतलब क्या हो, थोड़ा सा मतलब मैंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे है जिसके ऊपर खरगोश का चिन्ह हो। प्राचीन मान्यता के अनुसार चंद्रमा की सतहों पर जो धब्बे दिखाई देते हैं उन्हें कवियों और पुराणों ने खरगोश की आकृति के रूप में देखा है। ठीक है, तो इसीलिए शशधर का मतलब क्या हो गया, शश यानी खरगोश, धर यानी धारण करने वाला, जो खरगोश को धारण करता है। शशांक मतलब खरगोश और अंक यानी कि गोद, यानी कि जिसकी गोद में खरगोश है। ओके, वही यहाँ पे सोम, इंदु, हिमकर, कलानिधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा को 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। ठीक है, सिर पर कफन बांधना का अर्थ क्या हुआ? सिर पर कफन बांधने का मतलब है मरने के लिए तैयार हो जाना, मरने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने कुछ किया है, जैसे युद्ध करने के लिए कुछ आपको बताए हैं कौन कौन से अनेकार्थक शब्द होने चाहिए, डरने के लिए कौन कौन सा होना चाहिए, और आत्महत्या के लिए कौन कौन सा अनेकार्थक शब्द होना चाहिए। ओके, विद्युत किस लिंग की संज्ञा है? मतलब विद्युत का कौन सा लिंग है? तो ये एक स्त्रीलिंग है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग स्त्रीलिंग वर्ड्स जो पुल्लिंग भी समझे जाते हैं वहां पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे शक्ति, प्रकृति, ऊर्जा, संतान, भूख, भाषा, दृष्टि, मृत्यु, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मैंने
स्त्रीलिंग है, ये सब के सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन आप इन्हें में समझ नहीं पाएंगे क्या होगा इसका, ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब पूरी दाल, दाल क्या है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आज के बाद आपको पता चलेगा। एक बार आप इसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, नहीं तो आप पॉज करके पढ़ ही सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख देंगे, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बालक शब्द का बहुवचन, बहुत ही ज़्यादा, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये इतना टफ है कि बहुत बहुत विद्वान इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मुझे भी बहुत समय लगा इसके आंसर को ढूंढने में। देखिए, बालक का बहुवचन बालक भी होता है और बालकों भी होता है। तो यहाँ पे बालक मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है, सीधे बालकों रखा है, ठीक है। बालकों इसका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि बालक शब्द का बहुवचन दोनों होता है, दोनों तरह से हो रहा है, अलग अलग स्थिति में। बालक का देखिए सरल बहुवचन में बालक ही होगा। जैसे एक वचन के तौर पे करेंगे तो बालक खेल रहा है, ठीक है, यहाँ एक बालक है। बहुवचन में मैदान में बालक खेल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं क्या मैदान में बालकों खेल रहे हैं? नहीं, मैदान में बालक खेल रहे हैं। यहाँ पे रहे हैं जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग में होता है, ठीक है। वे आ रहे हैं, वे जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक से अधिक बालक है, यहाँ पर भी हमने बालक का ही प्रयोग किया है, ठीक है। अब बहुवचन में हम देखते हैं त्रियक बहुवचन। जैसे बालकों ने शोर मचाया, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे बालक ने शोर मचाया, तो बालक ने शोर मचाया यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये एक वचन को दिखाएगा। लेकिन बालकों ने शोर मचाया, यहाँ पे ये बहुवचन है। अध्यापक ने बालकों को पढ़ाया, अध्यापक ने बालकों को पढ़ाया, तो कई बालकों को, अगर अध्यापक ने बालक को पढ़ाया तो ये एक वचन होगा, ठीक है। मैंने बालकों से बात की, मैंने बालकों से बात की, यानी कई बालकों से बात की। मैंने बालकों के लिए उपहार लिए, यानी कई बालकों के लिए उपहार लिए। यह बालकों का स्कूल है, यह बालकों का स्कूल है, यानी कि ये कई बालक यहाँ पे पढ़ते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बालक शब्द का बहुवचन बालकों भी होता है और बालक भी होता है, बस आपको सिचुएशन पे डिपेंड वो करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो आसानी से पिघल जाए, जो आसानी से पिघल जाए। यहाँ पे द्रवनशील भी आंसर हो सकता है, गलनशील भी आंसर हो सकता है, लेकिन सही आंसर होगा गलनशील, गलनशील, द्रवनशील नहीं, ठीक है। आसानी से पिघलने की बात की जा रही है, और आसानी से पिघलेगा कौन, जो गले, यानी कि बर्फ आसानी से पिघलता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, वो पिघल रहा है, नहीं, हम बोलते हैं गल रहा है, बर्फ गल गया है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, आप एक बार इसे लेके पढ़ें जरूर। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि ये फालतू की चीज़ें आप मत लिखा कीजिए, सीधे आंसर, क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हो जाएगा। धन का समानार्थी शब्द क्या है? धन का समानार्थी शब्द दौलत होता है, माया होता है, संपत्ति होता है, यानी कि ये सभी, ओके। बहुत सारे लिखे हैं। नयन का अर्थ, नयन का अर्थ क्या होगा? नयन का अर्थ होता है आँख। इसके अभी मैंने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिख रखे हैं यहाँ पे, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। उज्ज्वल शब्द का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान, चमकदार, तेजस्वी, साफ सुथरा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उज्ज्वल को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उज्ज्वल को एक्सप्लेन किया है कि उज्ज्वल जो है वो एक विशेषण है, ठीक है। एक क्या है, ये एक विशेषण है, किसी संज्ञा, किसी क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये कैसे बना है? उत जोर ज्वल से। उज्ज्वल जो है ये उत जोर ज्वल से बना हुआ है, और उत का अर्थ होता है ऊपर, ज्वल का अर्थ होता है जलना, यानी कि ऊपर की ओर जलना, ऊपर का ओर का प्रकाश या चमकदार, ठीक है। यह क्या है? एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। यह तत्सम शब्द है क्योंकि यह डायरेक्ट जो है संस्कृत से लिया गया है, और इसका तद्भव रूप उजाला होगा। लिंग इसका पुल्लिंग है, ये एक वचन है, ठीक है। कई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। यहाँ पे कारक की बात करेंगे तो कारक जो है ये कर्ता कारक में भी आता है और अधिकरण कारक में भी आता है। संधि विच्छेद उत जोर ज्वल ऊपर ही देख लिया था। संधि है ये व्यंजन संधि, और इसका रस है श्रृंगार रस, पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब कि शोभा बढ़ा देना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि चार ही चांद क्यों लगाने की बात की जाती है? क्यों नहीं बोलते 5 चांद लगा दिए, 50 चांद लगा दिए, 40 चांद लगा दिए? चार ही चांद क्यों लगाएंगे? हमको लगाना ही है तो और भी ज़्यादा चांद लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, चार चांद लगाने का कारण ऐसा है कि हमारे प्राचीन समय में क्या है, 4 धाम होते हैं, 4 वेद होते हैं, 4 युग होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। तो 4 जो है ये एक पूर्णता का भाव लेके आता है, संतुलन का भाव लेके आता है। 4 ना ज़्यादा है ना कम है, बस इतना कि जो सुंदर है और वह भी ज़्यादा सुंदर लगे, क्योंकि कभी कभी अधिकता भी सुंदरता को खराब कर देती है। देखो, चारों दिशाओं से हमने 4 चांद लगा दिए,
ठीक है। तो अब किधर भी जाएंगे आप शोभा बढ़ाएंगे, मतलब आप जो आए तो चारों तरफ लाइट लेके आ गए, तो कहीं से भी हमें अंधेरा नहीं मिलेगा। चार चांद, यानी कि आप आई होप समझ में आएगा। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर का नॉर्मल शेरनी, ये वाला शेरनी नहीं, वो वाला शेरनी, एक नंबर ऑप्शन में जो है। कर्मवीर कौन सा समास है? अब देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी कभी इसको कर्मधाराय समास माना जाता है, कभी कभी इसको तत्पुरुष समास माना जाता है, कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। उचित इसका आंसर है तत्पुरुष समास, उचित आंसर है तत्पुरुष समास। कैसे, आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या है, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद पूर्व पद है वो गौण होता है, मतलब शांत रहता है। तो कर्मवीर में क्या है, कर्म में वीर यानी कि वीर उत्तर पद है और कर्म जो है वो गौण है, ठीक है, यानी कि वीर है कौन, कर्म करने में। वही कर्मधाराय में क्या है कि पहला पद विशेषण होता है, तो कर्म विशेषण नहीं है, कर्म विशेषण नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कर्म क्या है, एक तरह का क्रिया ही है ये, या संज्ञा मान सकते हैं इसको, लेकिन ये विशेषण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधाराय नहीं होगा, कर्मधाराय नहीं होगा, तत्पुरुष होगा। ओके। रचना शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अब आपको क्या लग सकता है, आपको क्या लगेगा कौन सा इसमें है? इसमें पता है आपको, रचना को अगर हम तोड़ेंगे तो रच जोर अना, रच एक मूल धातु है, उसमें अना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, अना प्रत्यय लगा हुआ है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अना, सही आंसर हो जाएगा हमारा अना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अना क्या है, एक कृत प्रत्यय है, याद रखेंगे आप, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा प्रत्यय है, तो अना एक कृत प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और धातु है एक क्रिया मूल जिसको कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सृजन करना, और कृत प्रत्यय लगाने से क्या होता है, आना एक ऐसा, आना जो है भाववाचक संज्ञा में बनाने के लिए इसको जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। और धातु का मूल रूप, धातु क्या है, तो धातु क्रिया का वह मूल रूप होता है, ठीक है, जैसे रचना में रच धातु लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्यय वे शब्दांश जो अंत में जुड़ के नया शब्द बना देते हैं। और कृत प्रत्यय क्या है, कि कृत प्रत्यय क्या है, वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण या अवयव बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। मौन का विलोम क्या होगा? देखिए मौन का उचित विलोम मुखर होना चाहिए, लेकिन मुखर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो वाचाल से काम चलाते हैं, ठीक है। पढ़ लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तत्क्षण, तत्क्षण का अर्थ क्या होता है, तुरंत, तत्क्षण का अर्थ होता है तुरंत। और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो तत्क्षण जो है एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, समास है ये कर्मधाराय तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे तो उसी क्षण में, मूल शब्द तत् जोर क्षण से आया है, व्युत्पत्ति है तत्सम से, और अर्थ इसका है तुरंत, उसी पल या तत्काल में। जल किस रस से संबंधित है? जल को हम लोग शांत रस मानते हैं, ठीक है। जो हम काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में हिंदी में 9 तरह के रस की बात की गई है, 9 तरह के रसों की बात की गई है। 9 तरह के रस हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इससे पहले हमने उज्ज्वल के बारे में जाना पढ़ा था, उज्ज्वल क्या था, श्रृंगार रस था, ठीक है। और यहाँ पे ये शांत रस है। 2 रसों के बारे में हमने जाना, मैं ये सभी रसों को पढ़ा दूंगा आपको, हमारे सेट में आप पढ़े रहिए, सेट पढ़ते पढ़ते ये 9 रस कैसे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कैसे याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वनस्पति का सही अर्थ क्या है? वनस्पति का सही अर्थ क्या है, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। आगे देखें, निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो नी उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप, नी उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कर दिया हूँ मैं कि नी उपसर्ग प्लस मूल शब्द मिलके, मल मतलब होता है मैल या गंदगी, और नी का मतलब होता है नकार, दूर करना या रहित होना, यानी कि नी प्लस मल का मतलब जो मैल या गंदगी से रहित है, या मैल प्लस गंदगी को जिसने दूर कर दिया है। ओके। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आप सब जानते होंगे ज़्यादातर लोग कि कवि का कवयित्री होता है। कौन सा कवयित्री सही होगा भाई? ये वाला कवयित्री, ये कवियत्री, या ये कवयत्री, ठीक है। तो सही यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए में जो कवयित्री लिखा हुआ है। ये सब गलत है। कई बार आपको उचित ऑप्शन चुनने के लिए भी पूछा जाता है, मतलब उचित स्पेलिंग भी इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो है सही इसका ऑप्शन नंबर ए है, कवयित्री, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। ये सब गलत है। ओके, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अब ऊपर में हमने क्या पढ़ा था, आदि और इत्यादि में अंतर अभी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आदि को देखते हैं। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है दूसरे और वगैरह। इसका यूज, प्रयोग कहाँ करेंगे हम? सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है।
इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही श्रेणी के 1, 2 या अधिकतम 3 उदाहरण देते हैं। ठीक है, एक ही श्रेणी के मतलब वो एक ही जाति के उदाहरण होने चाहिए, एक छोटी और समान प्रकार की सूची के लिए। ठीक है, नियम भी इसका है कि जब दिए गए उदाहरण की जाति या प्रकार एक हो, संख्या में कम हो, तो आदि का प्रयोग करेंगे। बिना ऑप्शन के समझ में नहीं आएगा। मैंने बाजार से सेब संतरे आदि फल खरीदे। सेब संतरे आदि फल खरीदे। अब देखिए यहाँ पे 2 ही उदाहरण है और दोनों फल है, यानी कि एक ही जाति के हैं। राम और मोहन आदि मेरे मित्र हैं। ठीक है, बाजार में मतलब वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से मैंने राम और मोहन का नाम लिया और आदि लगा दिया, उससे सब के बारे में पता चल गया कि यहाँ खेल रहे हैं राम और मोहन आदि मेरे मित्र हैं, यानी वो सब मेरे मित्र हैं। तो उदाहरण है, 2 उदाहरण दिए हैं, दोनों के दोनों व्यक्ति हैं, एक ही जाति के लोग हो गए। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि भारत की पवित्र नदियां हैं। यहाँ 3 उदाहरण लिया गया है, तीनों की तीनों नदियां हैं। ठीक, अब इत्यादि के बारे में समझते। आदि से तो समझ में आ गया कि वो सेम आपको एक ही इसका होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार का होना चाहिए, अलग अलग प्रकार से नहीं लेना है, लेकिन अलग अलग प्रकार से लेंगे तो इत्यादि लगाना पड़ेगा। ठीक है, बनावट है इति जो आदि, इति का अर्थ होता है ऐसा या इस प्रकार, आदि का अर्थ होता है आरंभ या वगैरह। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इंपॉर्टेंट, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप कई उदाहरण दे रहे हो या जब दिए गए उदाहरण अलग अलग श्रेणियों के हो या एक लंबी, विविध और विस्तृत सूची को समाप्त करने के लिए होता है उदाहरण। ठीक है, नियम क्या है, जब उदाहरणों की सूची लंबी हो, 3+3+ हो, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हो, तो इत्यादि का प्रयोग करना अधिक शुद्ध और औपचारिक माना जाता है। देखते हैं क्या है। अलमारी में किताबें, कापियां, पेन, पेंसिल, रबर इत्यादि सामान रखा हुआ है। यहां तो सबसे पहले क्या है कि उदाहरण की सूची सबसे लंबी है, लंबी पे इत्यादि लगा दिए। जीवन, एक सफल जीवन जीने के लिए सत्य, ईमानदारी, करुणा, परिश्रम इत्यादि गुणों का होना चाहिए। यहां भी सूची लंबी है, लंबी पे लगा दिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसान को हल, बीज, खाद, पानी इत्यादि की जरूरत होती है। यहां सूची में अलग अलग प्रकार की लेकिन संबंधित वस्तुएं हैं, अलग अलग प्रकार की हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं, तो यहां पे इत्यादि लगा दिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और शॉर्ट शब्दों में निष्कर्ष में अगर देखें, इतना सा जान लीजिए, छोटी और समान सूची के लिए आदि, लंबी और विविध सूची के लिए इत्यादि। बस आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, छोटी और समान सूची के लिए आदि, लंबी और विविध सूची के लिए इत्यादि। अब आप बोलेंगे कि यार अगर हम समान सूची के लिए ही लंबा प्रयोग कर लें, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी मार्केट से जाके 10 फ्रूट खरीद के लाएंगे तो 10 के नाम लिख के 9 का नाम लिख के 10वें में इत्यादि नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे सेब संतरा ये आदि फल लिए, लेकिन हमें बताना तब पड़ेगा जब हम फूल भी ले रहे हैं, फूल भी 5 प्रकार के फूल ले लिए, 5 प्रकार के फल ले लिए, 2 प्रकार की मिठाइयाँ ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक फूल, ऐसे अलग अलग चीज़ें लिखेंगे, तो फिर हमें इत्यादि और सूची भी लंबा बनाना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, आपको समझाने के लिए, कुछ नई चीज़ देने के लिए। एक तरह के वीडियो तो आप देख के पक ही चुके होंगे। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, अगर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। सब कुछ बताइए, स्वागत है आपका कमेंट में। प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं है तो अनलाइक करके जाएं, शेयर अगर नहीं किया है तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।